निकालो बेटा बुक, इधर देख लो, यहाँ रख दो बुक। ठीक है, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है वो पढ़ रहे थे। अब आगे चलते हैं। एक साइंटिस्ट तो सुना ही होगा आपने, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट सुना था? थॉमसन का, थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या था बताना बेटा, क्या बोला था उसने थॉमसन ने? वाटरमेलन ले लीजिए, फिर उसने क्या किया? हाँ, क्या बोला था वाटरमेलन लेके? जो बीज थे वो क्या थे? बीज को निकाल के खा लो, ये बोला। हाँ बेटा क्या बोला था, आप बताओ। याद नहीं है ना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सनवीटा आप बताओ बेटा, दोनों आप बताओ। किसने बताया था आपको ये? पता नहीं, आप बताओ, जल्दी बताओ, इतना टाइम थोड़ी ना है। भाई आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, क्या लिखा है? थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। अब थॉमसन ने क्या कहा वो ध्यान से सुनना। थॉमसन ने बात कही कि अगर आपके पास एक तरबूज है, लाल लाल, ठीक है ना, तो आप देखोगे तरबूज में क्या होता है, छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं, होते नहीं होते हैं? ये तो सबको पता है होते हैं। लेकिन जो रेड एडिबल पार्ट है, एडिबल मतलब क्या होता है? एडिबल का मतलब होता है खाने वाला पदार्थ, खाने वाला पार्ट। जो एडिबल रेड पार्ट है डेट इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? एंड द सीड्स आर कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव चार्ज। तो थॉमसन ने कहा एटम कैसा होता है, एक तरबूज की तरह होता है, जिसका रेड एडिबल पार्ट कैसा होता है, खाने वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, और जो उसके सीड्स होते हैं वो नेगेटिव होता है। बात समझ में आई? तो इसने ये कहा कि ओवरऑल एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। सनरीटा क्या होता है? एटम न्यूट्रल होता है। नहीं समझे बात को? ये बात कही थी किसने? थॉमसन ने। लेकिन थॉमसन पुराना व्यक्ति था, उसका मॉडल भी पुराना था, तो ये लोगों ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद आया रदरफोर्ड, नाम तो सुना ही होगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, क्या कहा था रदरफोर्ड ने, बताने एक बार बताइए। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या कहता था? कुछ कहता था, नहीं कहता था? याद है? नहीं याद है? आपको याद है? वेरी गुड, आपको याद है? नाम याद है? रदरफोर्ड नाम का कोई व्यक्ति था, आपको याद है? आपको रदरफोर्ड मॉडल याद है? रदरफोर्ड का नाम याद है? आपको याद है रदरफोर्ड मॉडल? कितनी अच्छी बात है कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, किसी को नहीं पता। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक मान लीजिए आपके पास एक टॉर्च है, टॉर्च समझते हो? टॉर्च तो समझते हो? टॉर्च में से कुछ रोशनी निकलेगी, कुछ रोशनी निकलेगी, इतना मान जाओगे? कुछ रोशनी निकलेगी, उसके अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल निकलेंगे, ठीक है? क्या निकलेंगे? छोटे छोटे पार्टिकल। और वो पार्टिकल निकलेंगे हीलियम के। किसके? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, 2। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, यानी कि 2 प्रोटॉन होते हैं हीलियम के पास, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन। तो टोटल मास कितना हो गया? 4 यूनिट। कितना? तो हीलियम का मास है 4 यूनिट और हीलियम का चार्ज है 2 यूनिट। तो उसने क्या लिया, एक टॉर्च ले ली जिसमें से हीलियम के पार्टिकल निकल रहे थे। हीलियम के, किसके पार्टिकल? हीलियम के। उस हीलियम के पार्टिकल को उसने नाम दिया अल्फा पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? आपसे कोई पूछता है व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, आप बोलोगे इट इज द हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस है ये, क्योंकि हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। पहले ही दिन मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी?
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं उसके बाहर, क्योंकि हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, इसलिए अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होगा 2 यूनिट +2 और मास होगा 4 यूनिट, 4 यूनिफाइड मास। मतलब अल्फा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिस पे मास होता है 4 प्रोटॉन्स के बराबर या 4 यूनिट। एएमयू सुना है आपने, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट, तो इसका मास होगा 4 एएमयू या सिंपल यू, और इसका चार्ज होगा 2, यानी कि अल्फा पार्टिकल का मास होगा 4 और चार्ज होगा 2। इतना समझ में आ गया। अब पता है क्या होगा, इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ले ली। कौन सी फॉइल ले ली, गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल के अंदर क्या हो गए, गोल्ड के पार्टिकल होंगे, तो ये रहा गोल्ड का पार्टिकल। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? लेकिन गोल्ड के जो पार्टिकल होंगे या गोल्ड के जो एटम होंगे, उस एटम का क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस होगा। आपको शायद नहीं पता होगा, गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79। कितना, इट मीन्स, और गोल्ड का सिंबल क्या होगा, AU। तो गोल्ड के पास 79 प्रोटॉन्स होते हैं और टोटल मास होता है इसका 197, यानी एक तरीके से अल्फा पार्टिकल का मास 4 यूनिट होता है, इसका मास होता है 197 यूनिट। 4 किलो की बॉल और 200 किलो की कोई आदमी है उससे टकरा रही है, सोचो क्या होगा। वो बॉल टकरा के वापस आ जाएगी। 200 किलो का समझते हो, 200 किलो का पहलवान और कोई 4 किलो का कोई जानवर, कोई खरगोश उससे टकराएगा, क्या होगा, वो हिलेगा, वो आदमी नहीं हिलेगा। तो इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल ने क्या किया, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, सुनो ध्यान से, जो सारा का सारा मास है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। नहीं आया समझ में? यानी जो चार्ज है, यानी जो मास है वो किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो क्या ये जो अल्फा पार्टिकल है ये न्यूक्लियस से टकराया अभी, न्यूक्लियस मतलब रेड पार्ट, अभी टकराया नहीं, टकराया अभी टकराया। अगर ये टकरा जाएगा ना तो इधर उधर निकल जाएगा, और अगर ये हेड टू हेड टकराएगा तो वापस आ जाएगा। मतलब कि अल्फा पार्टिकल तभी इधर उधर जाएगा जब वो एकदम टकराएगा। आप एक पत्थर ले लो, सामने कोई पिलर है, उस पर आप मारो, अगर पिलर के इधर उधर निकल गया तो क्या होगा, अरे ये ले लो ना, आपने ये ले लिया, अब इस पर पत्थर मारना है, इस पर टकराएगा तो पत्थर इधर जाएगा, ऐसे रख के इधर चला जाएगा, और इधर से जाएगा तो आर पार निकल जाएगा। तो रदरफोर्ड ने यही बताया कि जो एटम होता है वो ज़्यादातर ब्लैंक होता है, खाली होता है। कैसा होता है, खाली होता है, स्पेस उसका खाली रहता है। न्यूक्लियस बहुत ही कम जगह ऑक्यूपाई करता है। कितनी, बहुत ही कम जगह ऑक्यूपाई करता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर सारा मास होता है। उसे कैसे पता चला कि अल्फा पार्टिकल जब टकरा रहा था ना, तो टकरा के इधर उधर हो रहा था, वापस आ रहा था। आपकी बुक है ना, बुक में आप देखोगे ये क्या है, इसमें अल्फा पार्टिकल ज़्यादातर आर पार निकल रहे हैं, 1-2 इधर उधर निकल रहे हैं। जो टकराएंगे वही टकरा के इधर उधर निकलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं करीब करीब 20,000 में से एक पार्टिकल वापस आया था। इसका मतलब 19,900 पार्टिकल, 999 पार्टिकल आर पार निकल गए। इसका ज़्यादातर स्पेस खाली है। आप 20,000 बार पत्थर फेंकोगे आर पार निकल जाएगा, सिर्फ एक बार निशाना लगेगा आपका, इसका तो सारा स्पेस खाली पड़ा है। तो एटम के बारे में एक पता चला कि एटम बिल्कुल ब्लैंक होता है, बिल्कुल ही खाली होता है, बिल्कुल कुछ नहीं होता उसके अंदर। एक छोटा सा न्यूक्लियस होता, छोटा सा, इतना छोटा कि अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियस का साइज होता 10⁻⁻15 और एटम का साइज होता 10⁻−10, अगर इसे काटने की कोशिश करोगे तो 10 की पावर कितना आएगा, 10⁻−5 आएगा। यानी 1,00,000 गुना बड़ा होता है एटम का साइज न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस है एक सेब जैसा, न्यूक्लियस है एक सेब जैसा, और एटम है पूरा आज़ादपुर, जहांगीरपुरी, शालीमार बाग जितना।
आदर्श नगर, इन सबको बुला लो। इतना बड़ा एरिया हमारा एटम है और न्यूक्लियस क्या है, एक सेब। अब एक सेब के ऊपर निशाना कैसे लगा लोगे आप? आपसे कहा जाए 1 किलोमीटर दूर से कि उसमें निशाना लगाओ, तो इसने तो सही भी लिखा है कि 20 ईयर में से एक बार, हो सकता है 20 ईयर में से एक भी पार्टिकल, एक भी बार आपका निशाना ना लगे। इसका मतलब न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा। लेकिन हाँ, इतना पता जरूर चल गया कि न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा मास यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पॉजिटिव से तो पॉजिटिव टकराएगा तभी तो वापस आएगा। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा था, पॉजिटिव, टकराने के बाद वापस आ गया। अगर नेगेटिव चार्ज होता है उसको वहीं पकड़ नहीं लेता, अट्रैक्ट नहीं कर लेता। इसका मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज किस पे हो सकता है, प्रोटॉन्स पे। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई कि जो न्यूक्लियस होता है डेट इज पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। फिर नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो आप ऐसे मान लो, उसने ऐसे बताया, रदरफोर्ड ने ऐसे बताया कि ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इसके क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, बीच में क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो कुल मिला के हम इतना समझ पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बताऊं, रदरफोर्ड की एक कमी थी। आप पूछोगे क्या कमी थी, मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी तो चाहिए, एनर्जी तो चाहिए ना। अगर उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, बेचारा चक्कर लगाते 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 न्यूक्लियस के अंदर ही नहीं गिर जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे लिमिटेशन बताइए रदरफोर्ड की लिमिटेशन बताइए, तो आप बोल देना कि एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने, अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी एंड अल्टीमेटली इट्स पाथ विल बी श्रिंक एंड फेल डाउन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ये गिर जाएगा एंड द एटम विल बी डिस्टेबलाइज। एटम डिस्टेबलाइज हो जाएगा, बेचारा उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब रदरफोर्ड का मॉडल भी कहीं ना कहीं गलत था, सही नहीं था बेटा, गलत था। सही होता तो फिर तो अच्छी बात होती। तो लिमिटेशन आएंगी किसकी, रदरफोर्ड मॉडल की। यहाँ पे लिखा है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, लिखा है ना। तो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल आएगा, रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो आप बता देना। देखो यहाँ क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट विल एमिट रेडिएशन, यानी कि एनर्जी को रेडिएट करेगा। द एनर्जी कैरिड बाई रेडिएशन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन। द ऑर्बिट विल कंटिन्यू टू श्रिंक, और वो श्रिंक होते होते किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। आप बोलोगे सर हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के अंदर क्यों नहीं चली जाती, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते चक्कर लगाते लगाते गिर जाएगा, तो पृथ्वी हमारी अर्थ भी तो सूर्य के अंदर चली जाएगी। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन पे होता है चार्ज, अर्थ पे नहीं होता कोई भी चार्ज। अर्थ पे कोई चार्ज होता है, ये तो मैं छूंगा तो करंट लगेगा फिर तो, अगर चार्ज होता तो जिस चीज़ पे चार्ज होता है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, और जिस भी चीज़ पे चार्ज नहीं होता उसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो अर्थ की कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो अर्थ लगातार घूम रही है 100 साल से, 200 साल से, करोड़ों साल से, अरबों साल से, बिलियंस ईयर से, वो इसी हिसाब से घूम रही है और आगे भी उसी हिसाब से घूमती रहेगी। आ रही बात समझ में, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा अर्थ के साथ नहीं होगा, लेकिन किसके साथ होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा होगा। ठीक है, अर्थ भी क्या पता कभी ख़त्म हो जाएगी, जब कोई उससे कोई दूसरी गैलेक्सी उससे टकरा जाएगी या कोई दूसरा सन उससे टकरा जाएगा, वैसे हो सकता है। अदरवाइज अपने आप तो वो नहीं होगी ना, अपने आप थोड़ी ना अंदर चली जाएगी। आगे चलता हूँ। मुझे इतना समझ में आया कि जो मास होता है एटम का वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। मास ऑफ द एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बात समझ में आ गई। जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर,
जेड का मतलब क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर। तो अगर एटॉमिक नंबर है जेड तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? जेड। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे? जेड। बात समझे नहीं समझे? एक मिनट। प्रोटॉन जितने होंगे उतने होंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन्स पे है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा इक्वल होगा। जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है गुनगुन? एटॉमिक नंबर 12 होता है। कितना होता है? 11 होता है। 12 नहीं होता, कितना होता है बेटा? 11 होता है। तो एटॉमिक नंबर हो गया 11। तो इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे? सोडियम के अंदर 11। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो प्रोटॉन भी उतने ही होंगे और इलेक्ट्रॉन भी इतने होंगे। 11 नंबर पे सोडियम होता है, पता होगा। और नहीं पता है तो याद करके आइए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनिए ध्यान से, आपको प्रोटॉन पता चला, आपको इलेक्ट्रॉन पता चल गया, आपको नहीं पता चला न्यूट्रॉन। तो अगर आपको इसके न्यूट्रॉन्स पता चल गए तो आप निकाल सकते हैं इसका मास। तो मास कैसे निकालेंगे? मास आएगा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। कितने प्रोटॉन हैं? 11। कितने न्यूट्रॉन हैं? 12। 11 और 12 कितने होते हैं? 24। कितने? 23 होते हैं ना। तो इसका एटॉमिक मास आएगा 23। कितना बेटा? 23। तो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, आपने कभी आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स ऐसे कुछ सुना होगा? कभी सुना होगा, याद तो नहीं होगा। खैर, रदरफोर्ड का मॉडल तो समझ में नहीं आया आपको? आ गया बेटा, समझ में आया? ये डायग्राम बुक में है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो में पहुंच जाएगा, वहां से लिख लेना। वैसे भी हमारे पास टाइम कम है। दिमाग में छापो इस चीज को, कॉपी पे नहीं। समझ में आया सेनोरिटा? थॉमसन का मॉडल समझ में आ गया और रदरफोर्ड का? चलो बहुत बढ़िया। एटॉमिक मास समझ में आया कैसे आया? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मास किसके बराबर होगा? मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन। 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन इक्वल टू 23 उसका एटॉमिक मास होता है। पता है ना आपको? जरा आइसोटॉप्स की बात करते हैं, इधर सुन लो ध्यान से। आइसोटॉप्स की बात करते हैं। आइसोटॉप्स कोई जानता है क्या होता है? जानते? नाम सुना है? नहीं सुना बेटा आपने? आपने तो सुना होगा अर्षिता। समस्थानिक और समभारिक नहीं पढ़ा? समस्थानिक नहीं पढ़ा आपने और समभारिक भी नहीं पढ़ा, फिर तो हिंदी भी नहीं पढ़ी आपने। बड़ा मुश्किल है भाई ये तो। समस्थानिक का मतलब क्या होगा? यानी आइसोटॉप्स का मतलब होगा द एलिमेंट्स विच हैज एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जिसका नंबर सेम होगा, समस्थानिक, स्थान सेम होगा, यानी इसका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन क्या डिफरेंट होगा? मास। डिफरेंट एटॉमिक मास। कुछ एग्जांपल बता सकते हैं हम लोग? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होते हैं 3 तरह के। एक का एटॉमिक नंबर होता है 1, एक का एटॉमिक नंबर होता है 1, एक का एटॉमिक नंबर होता है 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा लेकिन डिफरेंट क्या होता है? मास 1, मास 2, मास 3। जिसका मास 1 होता है ना, उसके अंदर एक प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन नहीं होता, तभी तो बनाया ना मास। जिसके अंदर 2 मास होता है उसके अंदर 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, तो 1 और 1 2। आपको बताया था ना एटॉमिक नंबर प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन पे थोड़ी ना करता है। तो न्यूट्रॉन अगर 1 और 1 2 हो गए तो मास 2 हो सकता है, उसका एटॉमिक नंबर 2 नहीं हो सकता, क्योंकि एटॉमिक नंबर सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन पे। प्रोटॉन तो एक ही है। इसमें क्या होगा, 1 प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होंगे, मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होते हैं तो आइसोटॉप्स कहलाता है। तो आइसोटॉप्स में क्या चीज़ डिफरेंट होती है, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। आ रही है बात समझ में? एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया कार्बन। कार्बन कितने नंबर पर आता है, 6 पे ही आता है, लेकिन एक का मास होता है 12, एक का मास होता है 13, एक का मास होता है 14। तो ये 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, 6 6 12 आ गया। इधर ध्यान दो, इसमें क्या होगा, 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। इसमें क्या होगा, 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। ये भी क्या है, आइसोटॉप्स। नहीं आया समझ में? हाँ जी, नहीं आया? ये नहीं पता, 6 और 8 14 हो गया। तो और क्या समझना है इसमें? तीसरा एग्जाम्पल है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। कितना होता है, 17 होता है। तो एक के अंदर तो 17 प्रोटॉन होते हैं और 18 न्यूट्रॉन होते हैं। 17 18 कितना हो गया, 35। कितना, तो एक का मास 35 होगा और एक हो जाएगा 17 प्लस 18 की जगह 20 होते हैं। 17 और 20 कितने हो गए, तो एक का मास होता है 37, एक का मास 35 और एक का मास 37। दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। भूल जाओगे कि याद रखोगे? ठीक है, आ रही है बात समझ में? कुछ आ रही है बात समझ में? वीडियो देख रहे हो आप लोग? देख रहे हो? अच्छा, आप तो मुझे ही वीडियो भेज रहे हो। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान रखना। आपके पास 2 तरह के क्लोरीन है। जो क्लोरीन 35 है वो इस इन्वायरमेंट में पाया जाता है 75%, और जो क्लोरीन 37 है वो इस इन्वायरमेंट में पाया जाता है 25%। हर एक क्लोरीन जो है वो अलग अलग पाया जाता है ना। अरे इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं, तो ऐसे इस दुनिया में अलग अलग तरह के क्लोरीन पाए जाते हैं। किसी का मास है 35, लेकिन वो ऐसे 75 क्लोरीन 75 क्लोरीन पाए जाते हैं। लेकिन जिनका मास है 37, ऐसे कितने क्लोरीन पाए जाते हैं, 25। बात समझ रहे हो? तो अब इनका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास, ध्यान से सुनना। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? अरे आपके जो पेपर होते हैं उनका मास कैसे निकालते हैं? एक होता है आपका मिड टर्म होता है ना। एक होता है हाफ ईयर, एक होता है एनुअल। एनुअल के मार्क्स ज़्यादा लगते हैं, हाफ ईयर के कम लगते हैं। हाफ ईयर 25 नंबर का होता है, एनुअल 75 का होता है, ऐसा होता है ना। अब आप कैसे निकालोगे? मान लो आपके 25 में से 20 नंबर आ गए हाफ ईयर में, और 75 में से 60 नंबर आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 60 और 20 और 60 80, और 25 और 75 100। तो आपका कितना परसेंट बना? 80% बन गया। आ रही बात समझ में? तो ऐसे ही तो करते हो, मतलब आप क्या करते हो, परसेंटेज निकाल लेते हो कितना आ गया। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, मास कितना है 35, तो 35 मल्टीप्लाई 75, 37 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 100।
नहीं समझे, अपॉन में 100। 75% नंबर तो आपके आए 35 और 25% नंबर आए 37। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, जल्दी से मल्टीप्लाई करो 35 को 75 से, 35 को 75 से। कितना? 2625 निकालने दो अभी और बच्चों को। कितना आ रहा है? 2625 आ रहा है। टू 625 इसका आ गया और इसका कितना है 925। अब इन दोनों को ऐड करके 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 25 और 25 कितना हो गया 50 और 9 और 26 कितना हो गया? इजी है ना मैथ, कुछ ज़्यादा कठिन थोड़ी ना है। तो उसका एवरेज एटॉमिक मास हो गया 35.5। आपने एक चीज़ देखा है बुक में, जो पीछे आप एटॉमिक मास चेक करते हो उस समय क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है? 35.5 के आसपास ही है। तो उसका क्लोरीन का जो मास है वो क्या है 35.5 के आसपास है, मतलब वो एवरेज एटॉमिक मास है। तो आपको जब भी मास दिया जाता है ना पॉइंट में, मतलब वो एवरेज मास निकाल के दे रहे हैं। कौन सा 4-5 आ रहा है ना, तो 5 के तो आसपास ही है, एवरेज तो मास आ रहा है। तो अब आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे? यस और नो? ठीक है भाई। अगला टॉपिक है हमारा आइसोबार। बताओ रेखा आइसोबार क्या होता है? अब ये मत बोलना कि सर ये इंग्लिश में है, बताओ। हाँ वो तो मुझे दिख रहा है, समभारिक होता क्या है? जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है वो आइसोटॉप्स होता है, जिसका सेम एटॉमिक मास होता है, सेम एटॉमिक मास, जिसका मास सेम होता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर बेटा डिफरेंट होता है, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे ऐसा कौन है जिसका सेम एटॉमिक मास है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर है? एक है कैल्शियम, एक है ऑर्गन। कैल्शियम के पास 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन, तो टोटल मास हो गया 40। अरे 20 और 20 40 हो गया। और ऑर्गन के पास 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन, तो उसके पास भी कितना हो गया 40। इसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है, लेकिन क्या है फिर? एटॉमिक मास सेम है। आ रही बात समझ में? लिख लो। दूसरा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन। नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक मास 14, कार्बन 6 एटॉमिक मास 14। इसका भी तो मास 14 होता है, यहाँ पे नहीं दिखा 14, तो इसका एटॉमिक मास 14 है, इसका भी 14 है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो ये क्या कहलाएगा? आइसोबार्स कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? हिंदी इंग्लिश समझ में आ रही है ना? हिंदी इंग्लिश ईजी होती है बेटा, है ना, एकदम ईजी होती है। आइसोबार, आइसोबार मतलब भार, वेट सेम है जिसका। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक होता है आइसोटोन, ये नहीं सुना होगा आपने, आइसोटोन नहीं सुना? कहाँ सुना है? जिसमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं। ये तो उतार लिया होगा, नहीं उतारा होगा तो देख लेना वीडियो में से। आइसोटोन्स, क्या बोल रहा हूं मैं? आइसोटोन्स। ध्यान देना मेरी बात को। आइसोटोन्स
आइसोटॉन्स का मतलब हो गया जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हों, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हों, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन न्यूट्रॉन सेम है। ऐसा क्या हो सकता है, चेक करते हैं। जैसे आप देखोगे सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, मास होता है 23, ठीक है। मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, मास होता है 24। एटॉमिक नंबर इसका 12 है, एटॉमिक नंबर 11 है। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है? नहीं, एटॉमिक नंबर सेम नहीं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। तो सेम न्यूट्रॉन सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। किसको ये बात समझ में नहीं आई, हाथ उठाओ। आई बात समझ में? नहीं आई बेटा? समझ में आ रही है? अब टेस्ट लूंगा फिर उसमें मत गलती कर देना, समझने पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है, दिमाग में नोट कीजिए इस चीज को। अगला होता है आइसो इलेक्ट्रॉन्स। ये तो इजी है। आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉन नहीं पता? इलेक्ट्रॉन पता है, आइसो पता है। आइसो मतलब इलेक्ट्रॉन, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन जिसके इलेक्ट्रॉन सेम हो। नहीं समझ में आया? इंग्लिश तो इजी है। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब हीट, जिसकी हीट सेम हो, जिसका टेम्परेचर सेम हो उसको आइसोथर्मल बोलेंगे। क्यों भाई? ऐसा ही तो होगा ना। आप बायोलॉजी भी तो पढ़ते हो, उसमें भी तो कुछ आइसो वगैरह आता होगा। आता है आइसो, आइसोमॉर्फिक, ऐसे नहीं आता? क्या होता है उसका? क्या पढ़ रहे हो फिर जो अगर समझ में नहीं आ रहा था? क्या बोल रहे हो? ओके 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 बेटा इधर देख लो। आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं? जिनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन क्या सेम होगा फिर? रेखा आप बताओ, क्या सेम होते हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जैसे ये कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एटॉमिक नंबर क्या होता है नाइट्रोजन का? 7। तो इसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिए जाएं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। नहीं आया समझ में? 7 और 3 10, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तभी तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया। क्लियर है? अगला ऑक्सीजन कितने नंबर पर होता है? 8। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाएं तो 8 और 2 कितने होंगे? क्लियर है? अगला क्या होगा? फ्लोरीन, नाम तो सुना ही होगा। फ्लोरीन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9। अगर इसने एक नेगेटिव चार्ज ले लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? नहीं आया समझ में? आ रहा है? नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नियॉन के पास तो होते ही 10 है। नियॉन नहीं सुना आपने? सुना है नियॉन? इसके बाद सोडियम, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11। बेटा सोडियम प्लस का क्या मतलब है? Na प्लस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करना, और माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन।
तो इसने लूज किया गेन किया है? तो लूज कर दिया। कितने लूज किए हैं? एक। तो कितना आएगा? अरे इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। और बताऊं? ये लो जी, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कुछ भी हो सकता है। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 12। Mg2+ सुना है आपने? टूब का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, प्लस का मतलब लूज करना। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10। एल्यूमिनियम का नाम सुना है? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 13। लेकिन Al3+ सुना है आपने? Al3+ सुना है? Al3+ ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? तो कितना चार्ज आया? अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितने स्पीसीज हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है? क्या सेम है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस किस के सेम है? एक तो N3- का, O2- का, F-, फिर नियॉन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर किसको नहीं आया समझ में? लिख दोगे? अरे किसी में से 2 इलेक्ट्रॉन घटा दो, किसी में बढ़ा दो, बस हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। हाँ जी, आई बात समझ में कि नहीं आई? पेपर में क्या होता है बेटा? पेपर में तो तुम कुछ लिखते नहीं हो, फिर क्या हो जाता है पेपर में? किस किस को समझ में नहीं आ रहा बेटा? हाथ उठाओ। अगली क्लास में हम कराएंगे बोर्स डेवलपमेंट मॉडल, लेकिन उससे पहले हम एग्जाम्पल करेंगे 2.1। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन। किसमें? ब्रोमीन। नाम तो सुना ही होगा ब्रोमीन का, गिवन है। ये रहा ब्रोमीन, यहाँ पे लिखा है 45। कितना? 45 लिखा है? नहीं दिखा? कितना लिखा है? तो बताना इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन 80 होंगे। कमाल कर रहे हो भाई, कमाल, बहुत ज़्यादा कमाल कर रहे हो। इसका एटॉमिक नंबर कितना है ब्रोमीन का? इसका एटॉमिक मास कितना है? तो जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है उतने ही क्या होंगे इसके पास? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कितना आएगा? 35। इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 35। चाहिए क्या आपको? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर एटॉमिक मास। अगर आपको न्यूट्रॉन चाहिए तो क्या करेंगे? एटॉमिक मास में से प्रोटॉन माइनस कर देंगे। एटॉमिक मास कितना है? 80। प्रोटॉन कितने हैं? 35। 80 - 35 कितना आएगा? 45। तो आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या? नहीं आया समझ में? कितने प्रोटॉन है? 35। कितने इलेक्ट्रॉन है? 35। कितने न्यूट्रॉन है? 45। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए स्पीसीज आर 18, 16, 16। 18, 16, 16। अगला सवाल, अगला सवाल। ये समझ में आ गया? अठारह, 16, 16। अब 18 क्या है बेटा? 18 प्रोटॉन है। 18 क्या है गीता? 18 न्यूट्रॉन। पढ़ तो लो, पढ़ तो लो, पढ़। क्या लिखा है? नहीं पता? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर 18। इलेक्ट्रॉन है 18। क्या है? तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? अरे वही होगा ना जितने प्रोटॉन्स होंगे। तो प्रोटॉन्स कितने हैं? 16। तो एटॉमिक नंबर हो गया 16। 16 नंबर पे क्या आता है? एल्यूमिनियम, सल्फर आता है ना।
तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 16। अगर इसका मास निकाला जाए तो मास क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है आपके 16, न्यूट्रॉन है इसके 16, तो एटॉमिक मास आएगा 16 + 16 38 या 32 32। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस पे 18। 18 का मतलब समझे, 18 में से 16 माइनस कर दो, दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्या है, एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा कि उस पर नेगेटिव चार्ज है। एक्स्ट्रा मतलब नेगेटिव चार्ज। अगर ज़्यादा और कम होते तो पॉजिटिव चार्ज, ज़्यादा होते तो प्लस करने पे नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन को प्लस करने, इससे पहले नहीं पढ़ा था, अभी पढ़ा था ना, प्लस करने पे नेगेटिव चार्ज, अगर माइनस कर दोगे तो पॉजिटिव चार्ज। किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ। स्टेबल की बात नहीं पूछी है, आपसे पूछी है कि असाइन द प्रॉपर सिंबल, आपको सिंबल बताना है खाली। स्टेबल है अनस्टेबल है उसकी बात अभी नहीं कर रहे हम लोग। किसको नहीं आया समझ में, हाथ उठाओ। क्लियर हुई बात, नहीं हुई बेटा। आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2.42 2.42 अरे क्वेश्चन 2.42 42 कहाँ होगा, तो तुम कहाँ देख रहे हो, सोच क्यों रहे हो। 2.42 एन एलिमेंट्स विद मास नंबर 81 एन एलिमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2.42 8 है, कितना है, एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट है जिसका मास कितना है, मास कितना है 81 और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं नहीं पता। आपको एक चीज तो पता होगी कि एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना, प्रोटॉन और, अगर प्रोटॉन को हम 100x मान लें तो न्यूट्रॉन कितना है 37% ज़्यादा। कितना परसेंट, 37%। कितना ज़्यादा चेक करना है एक बार, न्यूट्रॉन कितना ज़्यादा है 31.7, तो 31 ज़्यादा है, तो 100 + 31 कितना आएगा, आ रही बात समझ में। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 100x हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे 131.7x, तो 100 और 131 कितना होगा 231.7x = 80। नहीं आया समझ में, 31% ज़्यादा नहीं समझते। अगर आप मेरे पास 100 रुपये हैं तो आपके पास 31% ज़्यादा होंगे, यानी आपके पास 131 रुपये होंगे, है ना बेटा। इतनी मैथ तो आनी चाहिए ना। तो 81 को हम डिवाइड कर दें 231.7 से, अब बताइए कितना आएगा, सोचिए और बताइए, जल्दी बताइए, करो भाई करो। करो आगे, मेरे को क्या बोल रहे हो, करो। तो 0.35 के आसपास आंसर आएगा। कितना, ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। इसका मतलब समझे, इधर देखो प्रोटॉन कितने थे 100x
x की वैल्यू कितनी है 0.35 है ना। 35 इंटू 100 कितना आएगा, प्रोटॉन हो गए 35, 0.35 इंटू 100 35। नहीं समझ में आया? अरे ये तो कर ही लिया ना। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, एटॉमिक मास किसके बराबर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये कितना है 81, ये कितना है प्रोटॉन 35, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 81 माइनस 35 कितने आ जाएंगे, क्या दिक्कत है बताना मुझे। समझ में आ रहा है? कठिन सवाल था ना काफ़ी। अगर उसने ये कह दिया कि 31% न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं तो बस छोड़ देंगे सवाल उसको। क्यों छोड़ेंगे, मैथ आ गई उसमें, है ना। क्या आ गई, मैथ है ना। मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, है ना। मैथ देखकर आपको घबराना नहीं है। 31% ज़्यादा है तो 100 प्लस 31 कर दो, दोनों को ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर लो। मैंने इसको 100x मान लिया, फिर x की वैल्यू पुट करके यहाँ 100 रख दिया, 35 आ गया। अगर ये 35 है तो वो 46 होगा। कर लोगे सवाल, पेपर में ऐसे ही सवाल आएंगे। छोड़ के आ जाना, कोई बात नहीं, फेल हो जाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी अगला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, टेस्ट के लिए तैयार रहना लेकिन।